हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश शर्मा फ्रॉम एरुडाइट इंग्लिश क्लासेज जयपुर। स्टूडेंट्स, हमारा इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने एलिमेंट ऑफ सेंटेंस डिस्कस किया और उसमें भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट यानी ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट के रूप में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने सीखा था, उस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एग्जाम्पल्स में आज हम ढूंढेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, कहां पर है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसमें हम सीखेंगे, आपको खुद को ढूंढना है कि सर ये डायरेक्ट होना चाहिए, ये इनडायरेक्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो देखें। उससे पहले अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर देता हूँ सब्जेक्ट पर भी। देखो, जहां बात आती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, ये दोनों ही नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में है और वो डूअर का काम कर रहा है, क्रिया को करने का काम कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट है। वही नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बाद आ रहा है और वो क्रिया को कर नहीं रहा है बल्कि वो काम है जिसको सब्जेक्ट ने किया है, तो वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। मीन्स जिस तरह से ऑब्जेक्ट हमने सीखा था कि साहब एक लिविंग बीइंग होता है कि नॉन लिविंग होता है, इसी तरह से सब्जेक्ट भी एक लिविंग और एक नॉन लिविंग होता है। तो सब्जेक्ट भी उसी तरह होता है कि यदि सब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग है तो वो हु का जवाब होता है। हु मीन्स कौन या किसने, मतलब क्रिया से पूछेंगे कौन था वो आदमी, किसने किया इस काम को। मीन्स जैसे राम इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग द डोर, राम, तो राम इज द सब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह से सब्जेक्ट यदि नॉन लिविंग है तो वो व्हाट का जवाब है। जैसे इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, सो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश। तो मीन्स व्हाट का जवाब सब्जेक्ट भी होता है, व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ये नॉन लिविंग के लिए आता है। अतः व्हाट का जवाब सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो वो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रखना, मतलब व्हाट सब्जेक्ट भी होता है, व्हाट ऑब्जेक्ट भी होता है। तो जब व्हाट डूअर का काम करे वर्ब के पहले तो आप उसे सब्जेक्ट मान लो, और यदि व्हाट वर्ब के बाद है और सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य है तो आप उसे क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग के लिए हु का जवाब सब्जेक्ट, हु यानी कौन या किसने का जवाब सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट किसे या किसको का जवाब ह्यूमन बीइंग का ऑब्जेक्ट होगा, और व्हाट का जवाब वस्तु का ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स क्रिया के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा, क्रिया के पहले वाला सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, ये अब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों समझ लिए हैं। तो अब आइए हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना है क्या कि क्रिया के बाद में हुम का जवाब होना चाहिए, किसे, किसको, किसके लिए। तो आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा वाला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या का जवाब है वर्ब के बाद में, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम पहचानते हैं। तो अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट यदि दोनों है तो इनका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखो, लिखने का तरीका होगा वर्ब के तुरंत बाद आईओ और आईओ के बाद डीओ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आपने वर्ब के बाद में क्या लगा दिया, डीओ लगा दिया, और फिर आप आईओ लगाएंगे तो फिर आपको आईओ के पहले 2 या 4 लगाना पड़ेगा। और अब हम इसे एग्जांपल्स में ढूंढते हैं। आइए, तो देखिए, शी फ्राइड हर हस्बैंड। अब यदि ये सेंटेंस यहां रोक दिया जाए तो क्या बन गया भाई, शी फ्राइड हर हस्बैंड, सी ने अपने हस्बैंड को फ्राई कर दिया, तो पॉसिबल है। अब यदि आगे आ गया पापड़, तो हम समझ सकते हैं कि शी फ्राइड हर हस्बैंड अ पापड़। तो बताइए, सी ने फ्राई किया, क्या फ्राई किया, हस्बैंड को या पापड़ को। तो भाई देखो, सीधी बात है, हमारा क्या का जवाब पापड़ ही आएगा, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फिर सी ने फ्राई किया व्हाट, अ पापड़, फॉर हुम, तो शी फ्राइड अ पापड़, है ना, फॉर हर हस्बैंड। तो मीन्स अब ये डायरेक्ट, यदि मान लीजिए आप ये क्या करते हैं, अब यहाँ पे हर हस्बैंड है ना, ये किसके लिए, किसको का जवाब है, तो ये आईओ है। तो लिखने का तरीका यही होता है, वर्ब, वर्ब के बाद में आईओ और फिर डीओ। लेकिन यदि हम डीओ पहले कर दे और आईओ बाद में करें तो देखो ये ऑटोमेटिक फॉर मांग रहा है। शी फ्राइड ए पापड़ फॉर हर हस्बैंड। इसी तरह से आइए, मोहन सोल्ड, मोहन ने बेच दिया व्हाट, क्या बेच दिया मोहन ने, अ बुक, हुम, कविता। मीन्स मोहन सोल्ड, मोहन ने बेच दिया व्हाट, यानी क्या बेचा, तो क्या का जवाब डीओ। ठीक है,
और मोहन ने बुक बेची। किसको बेची? किसको का जवाब आईओ। तो ये आपका आईओ और ये डीओ। नेक्स्ट देखिए, मोहन सोल्ड अ बुक। यहाँ पे मोहन ने बेचा, क्या बेचा? डीओ। देखो अब यहाँ पे मतलब ए बुक जो डीओ है ये मैंने सोल्ड के बाद दे दिया, तो फिर आईओ जो आएगा कविता, किसको बेची मैंने बुक, किसको का जवाब आईओ। तो मोहन सोल्ड अ बुक किसको? टू कविता। तो देखो ये कविता जो है ये डीओ यानी ए बुक, क्या का जवाब है? बुक। इसके बाद में आइए ना, किसको का जवाब आईओ, बाद में आया डीओ के, तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ा? टू। बस इतना से ध्यान रखो कि यदि आपने आईओ पहले और डीओ बाद में लिखा है तो आपको आईओ के पहले 2 4 कुछ नहीं लगाना, लेकिन डीओ के बाद आईओ ले रहे हो तो 2 या 4 लगेगा रिक्वायरमेंट के अनुसार। और चलिए आप, आई बॉट माई फ्रेंड अ गिफ्ट। अब देखो मैंने खरीदा माई फ्रेंड, तो देखिए अब यदि इतना हो जाता आई बॉट माई फ्रेंड यानी मैंने फ्रेंड को खरीद लिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आई बॉट माई फ्रेंड अ गिफ्ट, तो इसका मतलब मैंने क्या खरीदा? फ्रेंड को या गिफ्ट को? तो मैंने गिफ्ट खरीदी होगी, लेकिन फॉर हुम, किसके लिए खरीदी? किसको, किसके लिए? वो आपका आईओ। यानी क्या वोट का जवाब हमेशा डीओ और हुम का जवाब आईओ। तो देखिए आई बॉट माई फ्रेंड अ बुक, सॉरी गिफ्ट, तो वोट डिड आई बाय? तो आई बॉट अ गिफ्ट, बट फॉर हुम डिड आई बाय अ गिफ्ट? आई बॉट अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड। तो देखिए आई बॉट माई फ्रेंड ए गिफ्ट, यहाँ पे ये आईओ है, किसके लिए का जवाब है? ये क्या का जवाब है? ये डीओ है। लेकिन नीचे आइए, आई बॉट अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, तो ये पे गिफ्ट डीओ आ गया, क्या का जवाब आ गया? ये आपका आ गया आईओ, इसे 4 लग गया। तो डीओ के बाद यदि आईओ आता है तो 2 या 4। मनोज बॉट अ मोबाइल फॉर हिज गर्लफ्रेंड, तो देखिए मनोज बॉट, मनोज ने खरीदा, क्या खरीदा? अ मोबाइल, ये डीओ आ गया। किसके लिए खरीदा? फॉर हिज गर्लफ्रेंड, तो वही किसको, किसके लिए, क्या हो गया? आईओ। तो देखिए ये डीओ पहले आ गया, आईओ बाद में, तो आईओ के 4 लग गया। मनोज बॉट हिज गर्लफ्रेंड, मनोज ने अपनी गर्लफ्रेंड को खरीदा या गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा? तो ये देखो ये गर्लफ्रेंड किसके लिए खरीदा? गर्लफ्रेंड के लिए। तो ये शुरू में मतलब डीओ से पहले आ गई, तो इसके 2 या 4 नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिए। आईओ यदि पहले आता है डीओ के तो 2 4 नहीं लगेगा, लेकिन डीओ के बाद आता है तो 2 4 लगेगा। ठीक है, अब फिर ये मोबाइल। नेक्स्ट, टॉम रोट अ लेटर, तो टॉम ने लिखा, क्या लिखा? अ लेटर, ये डीओ आ गया भाई। टू हिज बिलव्ड, किसको? अपनी बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को। तो टॉम रोट, टॉम ने लिखा व्हाट? अ लेटर, व्हाट का जवाब डीओ। किसके, किसको लिखा? टू हिज बिलव्ड। ठीक है, तो टू हिज बिलव्ड यहाँ पे आईओ है। अब देखिए टॉम रोट हिज बिलव्ड, टॉम ने अपनी बिलव्ड को लिखा व्हाट? अ लेटर, तो किसको लिखा? बिलव्ड को, ये आईओ, और क्या लिखा? अ लेटर, ये डीओ। तो मैं समझता हूं अब आपको आईओ डीओ अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब यहीं पर मैं आपको बाकी के जो 3 ऑब्जेक्ट्स थे वो भी मैं समझा देता हूं। तो ये आईओ डीओ का एग्जांपल आपके क्लियर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे जो पहले वाला हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था और एलिमेंट ऑफ सेंटेंस को समझा था। तो एलिमेंट ऑफ सेंटेंस में पहला एलिमेंट हो गया सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब हो गया, तीसरा एलिमेंट चल रहा था हमारा ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा डिस्कस कर रहे थे, ज्यादा फोकस कर रहे थे। अब दूसरे वीडियो में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अब बाकी के जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, कोग्नेट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। वो थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है इसके लिए, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, विशेषकर जो स्टूडेंट हायर लेवल के कंपटीशन एग्जाम्स में बैठते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश टीचर का आरपीएससी का एग्जाम होता है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, उनमें इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर। इसी तरह से आरएस एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में जो हमारी राइटिंग पोर्शन होती है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जरा सी बारीकियां वहां पे चेक होती है, तो उनको भी अच्छी नॉलेज इसकी होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ सेंटेंस का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो देखिए अब मैं बताता हूं आपको कोग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो बेसिकली ऑब्जेक्ट तो वही होते हैं, कौन से? डीओ और आईओ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है बस इनके नाम है, आगे जाके कन्वर्ट या डीओ और आईओ में, क्योंकि यदि वर्ब के बाद एक ही ऑब्जेक्ट है तो फिर चाहे वो कोग्नेट हो, चाहे फिर वो वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो, चाहे वो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट तो वही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अब इनको क्यों फिर ये अलग से क्यों है? तो इनके नाम है जो परिस्थिति के अनुसार अलग से नाम दिए गए हैं,
वो क्या है वो समझिए आप। तो देखो जहां बात आती है कोग्नेट ऑब्जेक्ट, तो कोग्नेट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि कोग्नेट ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो ऐसा होता है कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज की गई है ना, तो उस वर्ब से ही बना हुआ ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद में, तो कोग्नेट ऑब्जेक्ट है। मीन्स जैसे देखो शी रन्स, अब रन दौड़ना, अब रन से बन गया रेस, रेस भी दौड़ी होती, तो मीन जैसी वर्ब है वैसा ही आपका ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम कोग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना, ये कोग्नेट ऑब्जेक्ट है। नीचे देखो मोहन लाफ्स अ हॉर्स लाफ्टर, देखो लाफ आपकी वर्ब है, लाफ से ही लाफ्टर बना है, तो लाफ्टर लाफ से ही बना है, तो जैसी वर्ब है वैसा ही ऑब्जेक्ट है, तो फिर आप इसे कहेंगे कोग्नेट ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं कोग्नेट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, बस कोग्नेट क्यों कहा गया फिर इसको, इसलिए कि जैसी वर्ब है वैसा ये वर्ब से बना हुआ ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट मनीषा स्लीप्स, वर्ब देखो स्लीप सोना, इज साउंड स्लीप, अब यहाँ पे स्लीप नाउन हो गई, यहाँ पे वर्ब है ये नाउन है, तो जैसे मतलब स्लीप ही वर्ब है, स्लीप ही नाउन बन गई, तो फिर जैसी वर्ब है वैसा ही आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो कोग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें वर्ब के जैसी वर्ब है उस वर्ब से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे साहब वो कोग्नेट ऑब्जेक्ट है। ये तो हो गया आपका कोग्नेट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। अब आइए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन अपने आप में एक फ्रेज होती है जिसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। तो इसमें क्या खासियत होती है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले यदि प्रेपोजिशन दी हुई है, तो चाहे वो नाउन और प्रोनाउन और प्रेपोजिशन दोनों मिलकर के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बने या ना बने, उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहेंगे। सीधी सी बात यह है कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में नाउन आया है या प्रोनाउन आया है ना, तो वो जो नाउन या प्रोनाउन है ना वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। जैसे आई वेंट टू मार्केट, अब वेंट जो वर्ब है ना ये इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव वर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं लाती अपने बाद में, तो ये जो है ना टू मार्केट ये प्लेस है एडवर्ब है, लेकिन चूंकि यदि केवल इतना सा हमारे पास आए और पूछे मार्केट क्या है, तो हम बोलेंगे कि मार्केट इज टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। सीधी सी बात है, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट ही गेव अ बुक, ही ने दी, क्या दी, अ बुक, टू मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, किसका ऑब्जेक्ट है, टू का। तो मीन्स प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई नाउन आ रहा है और आपसे पूछा जाए कि साहब ये नाउन क्या कहलाएगा, तो आप बोल सकते हैं उसको कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। इसको इतना सा समझना है। नेक्स्ट रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, और वहां पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन जाएगा, बाकी दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो वर्ब के बाद आएगा, तो जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है चाहे वो डीओ हो चाहे आईओ हो, वो आपका रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। मीन्स एक्टिव के अंदर तो दो ऑब्जेक्ट है, तो एक आई और एक डी हो, लेकिन पैसिव में एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा कोई सा भी, तो बचा हुआ रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये आपका नॉलेज वाली बात थी। जैसे सी ये आपका सब्जेक्ट बन गया, वाज गिवन वर्ब होगी, एक गिफ्ट, अब ये एक गिफ्ट है, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट बाय हर हस्बैंड, ये सब्जेक्ट था एक्टिव का जो यहाँ पे बाय लग करके ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर। तो कुल मिला के ध्यान रखना, यदि पैसिव का सेंटेंस है ना उसमें एक ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन जाता है, दूसरा बचा वो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, दैट्स ऑल।